सा क्वेश्चन किया था, वेन डायग्राम बनाना सीखी थी, वेन डायग्राम में, और सेट नोटेशन सीखी में क्या क्या चीजें थी हमारे पास। एक तरीके से लैंग्वेज ऑफ सेट्स थी। लैंग्वेज ऑफ सेट्स मतलब आपके पास यूनिवर्सल क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सारी बात की थी। एक दफा दोबारा बना के दिखा देता हूँ, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब क्या थे। ये यूनियन था, मतलब अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये है ए यूनियन बी, ये था हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और क्या लैंग्वेज होगी। अगर ऐसे बना हुआ आ जाएगा उसका मतलब है नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि छोटा सा एन बना हुआ है, एलिमेंट्स इन ए। और इसका क्या मतलब होता था, इसका मतलब होता था इज एन एलिमेंट ऑफ। फिर उसके बाद अगर मैं ये यही बनाऊं और इस पे ऐसे बना दूं तो लिखा हुआ ये फिर होगा इज नॉट एन एलिमेंट। फिर उसके बाद ये था हमारा एक नल सेट, ये नल है। फिर क्या था, ये कॉम्प्लीमेंट है या नॉट है, कहते थे इसको नॉट या कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद ऐसा कुछ स्टाइलिश जो बना हुआ होता है ई, इसको कहते हैं हम लोग, ऐसा कुछ बना होता है, इसको हम लोग कहते थे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमारे पास अब दो ऐसे, दो तीन ऐसे हैं जो, दो हैं बल्कि, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करे, वो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ए सबसेट बी, इसको कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही रीड करोगे, अगर ए सबसेट बी है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी एक वेन डायग्राम बनेगी। अगर ये है हमारे पास सेट ए, सॉरी ये है अगर हमारे पास सेट बी, तो ए कैसा होगा, ए इसके अंदर होगा, ए इसके अंदर होगा लाइक दिस। तो मैं कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी ने कवर किया हुआ है ए को, सो ए सबसेट है बी का, मतलब बी बड़ा होगा उसके अंदर सबसेट ए होगा, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आ रही बात समझ में? सर एक यस, दफा दोबारा रिपीट कर देंगे? बता देता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि जो ए है ना, ये ए, ये बी के अंदर होगा। सबसेट का मतलब है अंदर होना। अब कौन किसके अंदर होगा ये कंफ्यूजन होती है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला हुआ है, पहले ए बोला हुआ है कि ए इज अ सबसेट, तो मतलब ए सबसेट है ना, तो इसका मतलब ए अंदर होगा। सबसेट का मतलब होता है एक सेट के अंदर एक और सेट। ठीक ठीक है है, सर। जी। ओके गुड। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं कहता हूं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका सिंबल इस तरह बनेगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें कैसी डायग्राम बनेगी, ऐसी बनेगी, बस ऐसी ही होगी जैसे ऊपर बनी हुई है। बस क्या फर्क होगा कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है अगर बी यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो ए यहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आ गई बात समझ में? जी सर। ओके आगे चलो, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। इसके P1 के क्वेश्चन, ये P1 का टॉपिक है, ज्यादा P1 में आता है, P2 में भी आ जाता है, तो P1 के ही पैटर्न जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इतना मुश्किल ये है नहीं। अच्छा, और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका प्रोबेबिलिटी के साथ मिलके जरूर आता है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर शायद प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी हैं, प्रोबेबिलिटी से मिलके आ जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल में हाँ प्रोबेबिलिटी ही है मेन जो, मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वैसे पार्ट ही प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन खैर इसको अलग से मैंने चैप्टर दिया हुआ है जीसीएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो ये टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी का ही होता है। तो बहरहाल
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अ शॉप सेल हैट, स्कार्फ्स एंड ग्लव्स। तो हैट, स्कार्फ एंड ग्लव का पूरा सेट आ गया। अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल, a group of 40 people are asked which item they buy in a shop. Some of the results are shown in the Venn diagram, दिखाया हुआ है। अगर ओनली हैट वाली बात करूं तो वो 3 है, अगर मैं ओनली स्कार्फ्स वाली बात करूं तो वो 10 है। और मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसे हैं जो हेड, जिनके पास हेड्स भी है और स्कार्फ भी है, नहीं सॉरी, जिनके पास हेड्स भी हैं और ग्लव्स भी हैं, ऐसे कोई भी नहीं है, तभी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। वापस बताता हूँ। ऐसे लोग देखने हम लोगों को पहले वेन डायग्राम समझनी है। वेन डायग्राम में अगर ये एच बना हुआ है तो ये पूरा एच रिप्रेजेंट कर रहा है हेड्स वाले लोगों को। अब हेड्स वाले लोगों में ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो हेड्स, एक तो है बिल्कुल जिन्होंने सिर्फ हेड्स लिए हैं, वो 3 लोग हैं। अब ऐसे भी देखने हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हेड है और ग्लव है, नहीं, तभी 0 है। मतलब उन्होंने हेड और ग्लव दोनों खरीदे हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्कार्फ लिया है, तभी 10 लोग ऐसे हैं। और किसी ने कुछ नहीं लिया, वो 5 लोग हैं। ये समझ में आई बात? अब हमें ये चेक करना है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिन्होंने हेड और स्कार्फ दोनों लिया हो, हेड और स्कार्फ। कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्लव और स्कार्फ लिया हो। कोई ऐसे हो जिन्होंने तीनों ली हो एक साथ चीजें, हेड हेड भी लिया हो, ग्लव्स भी लिए हो और स्कार्फ भी लिए हो। तो ये हमें देखना है। या कोई ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ओनली ग्लव्स लिए हो, तभी ये एम्प्टी है, ये हमें फिल करना है। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, 2 पीपल बाय ऑल 3 आइटम्स। ऑल 3 आइटम्स वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो आपने बीच में क्या लिख दिया? 3 लोग नहीं है, 2 लोग हैं, सॉरी। तो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों आइटम खरीदे। ये बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद those people that buy both hat and scarf also buy gloves. अच्छा, those people that buy both hat and scarf also buy gloves. एक मिनट, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। those people that buy both hat and scarf also buy gloves. अगर ऐसा कोई बंदा होगा, अगर कोई ऐसा बंदा है, those people that buy both hat and scarf also buy glove, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने हैट और स्कार्फ लिया है, उसने ग्लव्स भी लिए होंगे। तो कोई ऐसा, ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने सिर्फ हेड और स्कार्फ लिया हो, हैट और स्कार्फ लिया हो। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिन्होंने सिर्फ हेड और स्कार्फ लिया हो। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। आई ये बात समझ में? रिपीट करूं? सर ये, सर हम इधर क्यों लिख रहे हैं 0 और 2? हमें वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है ना। अच्छा हाँ ना। जी सर। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वो पोर्शन बता रहा है कि सर ये वो लोग हैं यहाँ पे। हाँ बताओ। जो 0 के ऑपोजिट है उधर, उधर कुछ नहीं करना हमने? 0 के अपोजिट यहाँ पे, सर नहीं, उसकी राइट साइड पे। ये वाला। जी इस पे भी भरेंगे, अभी देखते हैं, पूरा पढ़ेंगे ना, मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है ये। ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो देखो दोबारा समझो। मैं मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं इसको वेन डायग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो लिखा हुआ है 2 पीपल बाय ऑल 3 आइटम्स। तो मैंने तभी बीच में 2 लिख दिया, क्योंकि 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब चीजें खरीदी हैं। उसके बाद आ रहा है कि दोस पीपल दैट बाय बोथ हेड एंड स्कार्फ ऑल्सो बाय ग्लव्स। मतलब ये होगा कि हेड एंड स्कार्फ ओनली वाले कोई भी नहीं है, मतलब जिन्होंने हेड और स्कार्फ लिया और उन्होंने ग्लव्स भी लिए हैं। कोई ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने सिर्फ हेड और स्कार्फ लिया हो। आ रही है बात समझ में? तभी मैंने वहां 0 लिख दिया हेड एंड स्कार्फ वाले पे। जी सर। ओके, उसके बाद 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम्स। 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम्स। 4 लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ 2 सर आइटम्स लिए। ग्लव्स और स्कार्फ वाला हो जाएगा। ग्लव्स एंड स्कार्फ वाला होगा, ठीक है। 1 मिनट रुको। नहीं ना, अगर वो हेड एंड, एक सेकंड। देखो मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ, वेट करो। अरीब ने क्या बोला था? ग्लव्स एंड स्कार्फ। ग्लव्स एंड स्कार्फ वाले लेते हैं, उनको हमने फिल नहीं किया अभी तक। लेकिन उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया देखो। हमने हेड वाले सारे भर दिए। हमने स्कार्फ वाले में भी स्कार्फ एंड ग्लव को नहीं भरा, और ग्लव्स ओनली वालों को भी नहीं भरा। अब ये कह रहे हैं 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम्स। सर अरीब के साथ हूँ।
अच्छा, gloves and scarf वाला मे बी। ग्लव्स एंड स्कार्फ वाले के बीच में आप 4 लिखोगे, 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम्स, जैसे 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 2 आइटम्स लिए हैं। हाँ, ऐसे किया जा सकता है, यही यहीं पे आएगा मोस्ट लाइकली 4। तो यहाँ ओनली ग्लव्स वाला फिर इसका मतलब कोई भी नहीं है। आ रही है बात समझ में? जी, P1 का है। तो ये टोटल, अच्छा सम ऑफ द, सही है सर। 40 लोग भी तो हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर भी आ रहे हों, वो कैसे पता चलेगा? आप सबको ऐड करो, अगर 40 कंप्लीट नहीं हुए हैं तो यहाँ पे भी आएंगे लोग। समझ में आई बात? ये 4 सही प्लेस है, ये 2 सही प्लेस है, 0 सही प्लेस है। यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे ओनली ग्लव्स वाले होंगे या नहीं होंगे, वो कैसे पता चलेगा? अभी ऊपर हम लोगों ने एक लाइन हाईलाइट करी है, देयर आर 40 पीपल इन अ ग्रुप ना। सो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 10, 13, ये होगा 15, और ये होगा 19। 19 और बाहर कितने हैं? 25, तो 24 होगा। 24, 40 में से 24 तो हमने फिल कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लाइन के नीचे लिखा भी तो सम ऑफ द रिजल्ट। हाँ, तो सम ऑफ द रिजल्ट शो किया हुआ है ना उन्होंने पहले से, देखो 3 उन्होंने शो किया हुआ है, 5 उन्होंने शो किया हुआ है, 10 उन्होंने शो किया हुआ है। सही 16 सर। बाकी हमने फिल किया है। अब देखो वापस से सुन लो, ये 4 वाली बात जो है ना, 4 पीपल बाय एग्जैक्टली 2 आइटम्स, ये बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पे तभी डाल दिया 4। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लव्स वाले हैं भी कि नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा टोटल लोग थे कितने। तो 40 पीपल थे। अब हमने क्या 40 को सब जगह राइट जगह पे प्लेस कर दिया या नहीं करा? तो हम लोगों ने देखा यार, यहाँ पे 5 आ रहे हैं बाहर, यहाँ पे 3, ये टोटल 8 हो गए, ये 2, ये 10 हो गए, और 10 के बाद ये 10 हो गए 20, और ये 4 हो गए 24। तो 40 लोगों में था, हमने 24 लोगों को तो डाल दिया, तो बाकी 16 लोग कहाँ जाएंगे? बाकी 16 लोग फिर क्या होंगे? सिर्फ ओनली ग्लव्स वाले होंगे। आई बात समझ में? यस। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो हमने 0 लगाया हैट और स्कार्फ वाले में, यहाँ पे भी तो 4 आ सकता था। यहाँ पे 4 क्यों आएगा? उसके लिए उन्होंने क्या बोला? सॉरी। उसके लिए उन्होंने ये बोला है, दोज पीपल दैट बाय हैट एंड स्कार्फ आल्सो बाय ग्लव्स। भाई एक ग्रुप है जिन्होंने हैट और स्कार्फ लिया है, उन्होंने ग्लव्स भी लिए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने सिर्फ हैट और स्कार्फ लिए हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है सर। सही है, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं, ओनली वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, हैट एंड स्कार्फ ओनली वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पहले से बोल दिया है भाई, जिन्होंने हैट एंड स्कार्फ खरीदी है ना, उन्होंने ग्लव्स भी खरीदे हैं। तो हैट एंड स्कार्फ ओनली वाले में 0 ही लिखूंगा ना मैं। आई बात समझ में? जी सर। चलो, अब वो कह रहा है वर्कआउट एन। एन का मतलब मैंने बताया है कि हमें काउंट करके बताना होगा कितने लोग हैं। एस इंटरसेक्शन एच यूनियन जी नॉट। अब आप लोगों को अगर इसको यहां से ही करना है तो यहां से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग अलग से स्केचिंग करना चाहो वेन डायग्राम की, तो वैसे भी कर सकते हो। आप देखो, मैं करके दिखाता हूँ। ये हम लोग कर लेते हैं इनको अलग अलग। ये हो गया आपका एस, एच और जी। क्या कहा जा रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एच यूनियन जी नॉट, एच और जी के बाहर ये हिस्सा आता है और ये हिस्सा आता है, ये हिस्सा आता है और ये हिस्सा आता है। ठीक है, समझना जरा, वही शेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, हमें देखना है कि कौन सी जगह की बात कर रहे हैं ये लोग, कौन से सेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या देखोगे कि एस लिखा हुआ है या एस नॉट? एस लिखा हुआ है, तो एस पे टिक लगाओगे एक ये, और एस के सारे पार्ट्स पे लगा दोगे लाइक दिस। अब देखना है इंटरसेक्शन है या यूनियन है, तो ये तो इंटरसेक्शन है, तो डबल टिक वाले ही सिर्फ होंगे, तो मतलब ये हिस्से की बात की जा रही है। ओनली एस वाले की बात की जा रही है, तो ओनली एस मतलब ये, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। आई बात समझ में? सर ओनली एस इस वजह से लिए क्योंकि उससे पहले एन लिखा हुआ है, वो समझ नहीं आया। एन नहीं ना, एन तो बताएंगे कि हमें काउंट करने हैं कितने हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस ओनली एस वाले 10 लोग हैं, तो आपने सिर्फ 10 लिखना है। 10 पीपल है ना, काउंट कर लिया ना पीपल। नंबर सही। ऑफ पीपल का सबसेट, मैंने देखो पीछे ऊपर लिखा हुआ था कि एन का क्या मतलब होता है। देखो एन ए का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं एन, और ये पूरी की पूरी चीज दे रहा है, तो हमने पहले देखा कि उसमें शेडिंग आ कहाँ पे रही है, तो यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब ओनली एस। तो ओनली एस में कितने लोग हैं वो बताना होगा हम लोगों को। बात समझ में आई? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ स्पोर्ट्स क्लब of 40 members, 22 सर ये 22 लास्ट वाला members पार्ट दोबारा से लीजिएगा।
लास्ट वाला दोबारा समझा दूं? अच्छा हुजैफा, इसमें बताऊं कि ये एस ओनली कैसे है, ये बता दूं? जी। ओके, सुनो। देखो मैंने अलग अलग सेट्स बना दिए, एस एस एच और जी के। ठीक है, चलो अगर मैं ऊपर के हिसाब से देखूं तो एच जी और एच है ना, पहले एच लिख देते हैं फिर जी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका एस, और ये हो गया आपका जी। इसके अकॉर्डिंग देखो, आप ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है एच यूनियन जी नॉट। इसका मतलब एच यूनियन जी का आंसर क्या होता है? एच यूनियन जी का आंसर होता है ये। इसके बाहर के पे टिक लगाना पड़ेगा आपको, एस यूनियन जी के बाहर टिक लगाना है, तो मतलब आपको यहाँ टिक लगाना पड़ेगा और यहाँ बाहर टिक लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई हुजैफा? जी सर। और उसके बाद अब देखोगे कि एस लिखा हुआ है या एस नॉट लिखा हुआ है। ये एस लिखा हुआ है तो एस के पार्ट्स को टिक कर दो। कर दिया। आप इंटरसेक्शन है या यूनियन है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ डबल टिक को कंसिडर करोगे, तो सिर्फ डबल टिक वालों को देख लोगे, तो इसका मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ओनली एस की बात कर रहा हूँ। तो ओनली एस के ऊपर देखो कितने लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, इसलिए 10 आंसर है। सही है? ठीक है सर। ओके। इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ 40 मेंबर्स, 22 मेंबर्स रन। अच्छा भाग रहे हैं, 22 लोग भाग रहे हैं। अच्छा भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकिलिंग या सेलिंग नहीं करेंगे। क्या क्या चीजें देखो, पहले साइकिलिंग भी है, सेलिंग भी है और रनिंग भी है। अगर मैं कहता हूँ ना 22 मेंबर्स जो है, 22 मेंबर्स रन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों की बात करता हूँ कि फ्री स्लॉट में तुम लोग एक स्कूल में हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्कूल में फ्री स्लॉट होता है। फ्री स्लॉट के अंदर आप लोग के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ो या फिर स्पोर्ट्स खेलो। ठीक है, तो आप लोग के पास दो ऑप्शंस हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं थोड़ा टाइम थोड़ा सा आधा यूटिलाइज कर लें स्पोर्ट्स खेलने, और आधे में फिर वो जाके बुक पढ़ लें। आ रही है बात समझ में? यस। अगर मैं स्पोर्ट्स के सर से पूछूं कि सर आपके पास कितने लोग आए थे खेलने के लिए, तो वो बोलेंगे सर मेरे पास जो है वो 10 लोग आए थे खेलने के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किताबों को हाथ ही नहीं लगाया, बुक बुक जाके रीड नहीं की। हो सकता है उसके अंदर से दो लोग ऐसे हों जो बुक जाके रीड कर रहे हो बाद में। अब बात क्लियर हुई? यस। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 22 मेंबर्स रन, तो उसका मतलब ये नहीं है कि रन के साथ साथ उन्होंने साइकिलिंग या सेलिंग नहीं की होगी। हो सकता है उन्होंने साइकिलिंग एंड सेलिंग भी की हो कुछ लोगों ने उसके अंदर से। आ गई बात समझ में? ओके, इसी तरीके से लिखा हुआ है 24 साइकिल्स। तो वही वाली बात आ जाएगी कि ओनली साइकिल नहीं लिखा हुआ, सिर्फ साइकिल लिखा हुआ है। तो सिर्फ साइकिल लिखा हुआ है, इसका मतलब है हो सकता है उन्होंने रनिंग भी की हो, उन्होंने सेलिंग भी की हो। अब आ जाओ आगे। 3 साइकिल एंड सेल बट डू नॉट रन। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ये स्पेसिफाई स्पेसिफाई कर रहे हैं इसको। इसके बाद 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल। रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बट सेलिंग नहीं कर रहे। और 5 रन एंड सेल बट डू नॉट साइकिल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 6 रन ओनली। तो सबसे पहले ओनली वाले को फिल कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। रन ओनली आर वाले में सिर्फ ये वाले पार्ट पे आप 6 लिख दो। क्यों? इस पे लिख दोगे गलती से 6 तो इसमें से रनिंग एंड साइकिलिंग दोनों हो जाएगा। इस पे लिख दोगे तो ऑल हो जाएंगे, इस पे लिख दोगे तो रनिंग एंड सेलिंग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जी सर। अब्दुल्ला? जी सर। ओके गुड। अब जो जिन पे मैंने टिक लगाया उनको देखते रहो। अब इसको देखते हैं, 3 साइकिल एंड सेल बट डू नॉट रन। तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइकिलिंग भी की और सेलिंग भी की है। तो साइकिलिंग एंड सेलिंग में कौन सा आ जाएंगे? ये रे, यहाँ इस पार्ट पे आ जाएगा, इनके ओवरलैपिंग पे आ जाएगा। उसके बाद 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल। रन एंड साइकिल कौन है? 9 लोग हैं, तो ये रन रन एंड साइकिल के कॉमन पे आ गए। अच्छा, फिर क्या है? 5 रन एंड सेल बट डू नॉट साइकिल। ये रहे हमारे पास।
अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब देखो, अब आप लोगों को पता है क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन ये देखो, अगर मैं कहता हूँ कि रन वाले मेरे कितने हो गए, रन वाले मेरे 6 हो गए, रन वाले मेरे 9 हो गए, रन वाले मेरे 5 हो गए, टोटल रन वाले दिए हुए कितने थे ऊपर देखो? 22। 22। तो हमारे 22 के 22 फिल हो गए, चेक करो। नहीं सर, 21 है सर। 20 हो रहे हैं, तो मुझे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो दो मेंबर्स ऐसे हैं जो तीनों काम कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था ये कि तीनों मेंबर्स, दो मेंबर्स ऐसे हैं जो तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पता कैसे चला कि हमने आर को जब फिल किया तो हमें पता चल गया दो ऐसे हैं जो यहाँ पे आएंगे। अब बात समझ में आ रही है? जी। यस। एनी क्वेश्चन? अब अरीब सर ये वाला दोबारा बता दें। दोबारा बता देता हूँ। देखो मुझे बताओ कितने मेंबर्स हैं जो सर रनिंग कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं? सर 22। 22। हमने कितने फिल कर दिए रन वाले सेट के अंदर? 6 + 9 विच इज 15, 15 + 5 विच इज 20। 20। तो दो रह गए ना, जी सर। क्योंकि ये भी फिल हुआ हुआ है, इसमें आप एक्स्ट्रा फिल नहीं करोगे, ये भी फिल हुआ हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं फिल करोगे, ये भी फिल हुआ हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा फिल नहीं करोगे, यहाँ पे रह गया। तो टूस का मतलब मोस्ट लाइकली यहाँ पे होंगे। तो आपको एक चीज पता चल गई इसकी मदद से, इस डिस्क्रिप्शन की मदद से, कि कॉमन, तीनों के कॉमन वाले भी आपको पता चल गए। सही है। अब आप देख लो, आर पूरे 22 आ रहे होंगे। अब इसी तरीके से देखो, इन्होंने बोला 24 मेंबर साइकिल, तो क्या 24 के 24 हमने फिल कर दिए हैं? चेक करो नो नहीं। सर। कितने कर लिए फिर। 14 कर लिए, 10 आएगा सर। 10 आ जाएगा यहाँ पे, गुड। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं लास्ट में सेल वाले। 14 सेल थे, कितने कितने मैंने फिल किए हैं देखो? सर 10 हुआ है, यहाँ पे 4 आएगा। 4 आ जाएगा, गुड गुड, जबरदस्त, सही आंसर है, सबने सही आंसर दिया। अब देख लो, क्या बाहर आने की भी कोई चांस है? क्या पता कोई बाहर भी आ रहा हो। तो आपके पास टोटल मेंबर्स कितने थे? सर 40। 40। तो इन सबको काउंट करके चेक करो, क्या 40 के 40 हो रहे हैं? अगर 38 हो रहे होंगे तो मतलब दो बाहर हैं, अगर 36 हो रहे होंगे तो चार बाहर हैं। इस तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं स्पोर्ट्स क्लब में जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया हो, ना सर रनिंग की 3 हो, ना रहते हैं। साइकिलिंग की हो, ना सेलिंग। हाँ, सर 3 रहते हैं। 3 रहते हैं, देख लेते हैं। एक रहता है गेस। देख लेते हैं, चलो। 22, 32, 32, 35, 35, 4, 39, एक बाहर आएगा। सही है अरीब, अपना सही है अब्दुल्ला। एक क्लास में सुधर आई है। जी सर। हाँ, ऐसे ही समझो। चलो, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट इन वेन डायग्राम। देखो मैंने शेडिंग सिखाई थी, अब आप लोगों को क्या बताना है कि नोटेशन क्या होगी अगर शेडिंग ये है। मैंने क्या सिखाया था कि शेडिंग क्या होगी अगर नोटेशन ये लोग देंगे। इन्होंने नोटेशन मांग ली है जब शेडिंग इन्होंने दे दी है। समझ में आ रहा है? उल्टा काम करवा रहे हैं। तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि जी और एच के इंटरसेक्शन हुआ हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले कर दो जी इंटरसेक्शन एच और इसको ब्रैकेट में डाल दो। कैसे पता चला मुझे? देखो, जी और एच के बीच में शेड हुआ हुआ है ना। ओवरलैपिंग होता है ना इंटरसेक्शन का मतलब, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल है दूसरे सर्कल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन कहलाता है। तो उन्होंने इस पे शेड किया हुआ है। अच्छा, आपका सवाल ये भी होगा कि सर इस पे पूरे पे शेड नहीं किया हुआ इन्होंने, लेकिन इसके सर्टेन पार्ट पे तो किया हुआ है ना। तो मोस्ट लाइकली इट इज जी इंटरसेक्शन एच। पहले ये समझ में आया? ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी आगे आ रहा है, पहले इतना समझ में आया, बताओ। ओके, उसके बाद क्या एफ के पार्ट पे शेड हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ। और ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये जी इंटरसेक्शन एच में आ रहा होता है, लेकिन ये भी शेड नहीं किया गया है, इसका मतलब है एफ स्पेसिफिकली शेड नहीं किया गया है। आ रही है बात समझ में? यस। तो मैं एफ नॉट लिख दूं। यस। अब सवाल ये आता है, अंदर यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा? तो अगर ये लोग बाहर भी शेड करके देते ना तो मैं यूनियन लिखता, यहां पे आएगा इंटरसेक्शन। तो ये आंसर है आप लोगों का। अब इसी तरह का कोई शेडिंग देखते हैं, हमारे पास ऐसी कोई शेडिंग हुई भी हो। ये रही। इसको और इसको कंपेयर करो, आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा।
चेक करो, वैसा ही है ना, ये अल्फाबेट्स का फर्क है सिर्फ, सेम शेडिंग है। आप वापस बोलो, आप क्या कह रही हो, आवाज नहीं आ रही। एफ नॉट नहीं लिखा हुआ, दैट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एक मिनट में देखता हूँ, लिखा हुआ तो है फातिमा, लिखा हुआ है वो, आपको आप इन्होंने ना ब्लर हुई हुई है मार्किंग्स। मैं भेजता हूँ आपको आंसर्स पे, देखता हूँ, भेजता हूँ ना, ग्रुप पे भेज रहा हूँ मैं। एफ के ऊपर नॉट है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है, देखो ग्रुप में, नजर आया। तो ये एफ नॉट, अच्छा देखो, और आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, आपने ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो आगे देखो लिखा हुआ है ओ ई। ओ ई का मतलब पता है, मार्किंग स्कीम में कहीं भी ओ ई लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब क्या है? ओ ई का मतलब है और इक्विवेलेंट, मतलब इससे रिजेंबल कर रहा हो, मतलब इसके जैसा ही हो, मतलब सिंप्लीफाइड हो या ब्रैकेट हो, तो वो करेक्ट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2/4, लेट से मैं लिख रहा हूँ 2/4, और इसके आगे लिख देता हूँ ओ ई, इसका मतलब है और इक्विवेलेंट, तो 1/2 भी तो करेक्ट होगा आंसर। बात समझ में आई? यस। प्रोबेबिलिटी में अक्सर आप लोग लिखते हो ना कि आउट ऑफ 5 व्हाट आर द चांसेस, तो 2/5 नहीं, चलो 6 कर देते हैं, 2/6 है प्रोबेबिलिटी। तो किसी बच्चे ने अगर 1/3 लिख दिया तो प्रोबेबिलिटी गलत थोड़ी हो जाएगी, तो 2/6 के आगे वो मार्किंग स्कीम में आगे ओ ई देते हैं। ओ ई का मतलब होता है और इक्विवेलेंट आंसर, और इक्विवेलेंट। सो इन्होंने ओ ई लिख के दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर 100% करेक्ट है। सही है, ओके आगे चलते हैं। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा डबल ब्रैकेट आ गया, ये भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं इसको। एफ इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, पहले पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले को कर लेंगे। और नॉट भी लगा हुआ है साथ ही साथ, तो देखना पड़ेगा। सारा गेम इधर भी टिक्स का ही है, अभी आप लोग टिक ही लगाओगे, तो चलो करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, टिक कहाँ लगेगा इनके हिसाब से, आंसर्स पे टिक लगाना। ए इंटरसेक्शन बी नॉट के आंसर पे टिक लगाओगे। अगर किसी को याद है ए इंटरसेक्शन बी नॉट का आंसर क्या होता है, वो ये रहा। ए इंटरसेक्शन बी नॉट कहाँ है, ये तो नहीं है, यही लग रहा है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट ये रहा। मतलब बी के पार्ट पे टिक लगाओगे, उस पे नहीं लगाना है, ए पे नहीं लगाना है। सही है, करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नॉट का आंसर पे टिक लगाना है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट का आंसर है ये, और ये। ऑन द अदर हैंड उन्होंने बोला हुआ है बी इंटरसेक्शन सी नॉट पे टिक लगाओ। बी इंटरसेक्शन सी नॉट का मतलब है कि आप लोग जो है वो कहाँ टिक लगाओगे, बी पे। नहीं, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, वेट करना, उसको से इसको देखते हैं सिर्फ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट को देखते हैं। तो अगर मैं टिक्स लगाऊंगा तो मैं ऐसे लगाऊंगा कि ए पे टिक लगाया, ए के पार्ट्स पे टिक लगाया मैंने, और मैंने टिक लगाया बी के बाहर, बी के बाहर एक ये पार्ट आ रहा है, इससे बाहर का गेम नहीं होगा। वेट, अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे टिक लगेगा इंटरसेक्शन बी, और बी के बाहर में ये पार्ट, चलो अगर ये और ये पार्ट आ जाए, फिर उसके बाद अगर मेरा बी इंटरसेक्शन सी नॉट है तो बी के पार्ट्स पे टिक होगा लाइक दिस, और यहाँ पे
पता नहीं क्यों टिक वाले मेथड से हो नहीं रहा है, क्वेश्चन किया हुआ तो है मैंने। इंटरसेक्शन सी नॉट, अगर यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ, यहाँ पे टिक लगाता हूँ, और बी और सी पे बात करते हैं, तो बी के पार्ट्स पे टिक लगेगा और सी पे नहीं लगेगा, तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और सी पे नहीं लगेगा। और यूनियन है, टिक ऑल है। हाँ सही है, आंसर आ तो गया, सही है, आ रहा है। समझाता हूँ, एक मिनट रुको, पहले आंसर कंफर्म करना। फातिमा आंसर कंफर्म करो उसका। मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, इसके इस पे तो खैर गड़बड़ नहीं हो रही, यही होगा इसका आंसर। प्लीज कंफर्म। भेजा है आपने? सही है, सर यही यही है, आंसर। यही आंसर। अब जरा समझो इसको। देखो, जो ब्रैकेट के आंसर्स पे टिक लगाना होता है ना, वही कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा, मैं खुद पजल्ड हो गया था। हम लोगों ने क्या सीखा है, जो भी ब्रैकेट का आंसर होता है ना, उस पर टिक लगाना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट का आंसर क्या होगा? ए के पार्ट्स जो बी पे नहीं आ रहे होंगे, ये वाले पार्ट्स। ऐसे ही है। जी अगर सर। आप लोग को याद नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के आंसर्स क्या हैं, तो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होता है वो देख लो। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट का आंसर इस तरीके से, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट करूंगा, तो बी के पार्ट पे टिक नहीं होगा, ए के पार्ट पे शेड होगा, मतलब यहाँ पे शेड होगा। अगर मैं उल्टा करता हूँ तो, क्योंकि नीचे हमारे क्वेश्चन के अंदर उल्टा है, मतलब बी का हिस्सा हो रहा है सिर्फ, ए का कोई हिस्सा नहीं हो रहा। ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी यही है। अगर जिसपे नॉट लगा हुआ और इंटरसेक्शन हो, तो आप बी पे नॉट लगा हुआ है तो बी के किसी पार्ट पे टिक नहीं करोगे, ए के पार्ट्स पे टिक कर दिया। शेड नहीं करेंगे, पहले आंसर्स पे टिक कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के आंसर पे टिक लगा लेंगे। यहाँ बात समझ में आ गई? यस सर। चलो अब दूसरे ब्रैकेट को देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी नॉट लिखा हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बी के कुछ पार्ट्स पे टिक लगाऊंगा और वो सी पे नहीं आने चाहिए, तो मैं इस पे लगाऊंगा टिक, और ये सी पे नहीं आ रहे, देखो ऐसा ही है। जब आप सर दूसरे ये ब्रैकेट जो को फोकस कर रहे हो, तो आप बी और सी को सिर्फ फोकस करो। जी क्या कह रहे हो? सर ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट का जो उसके बाद जो यूनियन है सर, उसके बाद क्या, उसका क्या होएगा? सबका यूनियन, यूनियन हम एंड में चेक करेंगे कि यूनियन लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, वो हम एंड में चेक करते हैं। पहले हमने अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट के मुताबिक, पहले ब्रैकेट के मुताबिक यहाँ यहाँ टिक लग रहा है। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग बी और सी को सिर्फ देखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट के मुताबिक बी के पार्ट्स पे टिक हो रहा है। ये बात समझ में आई? जी सर। अब यूनियन का क्या मतलब होता है? चाहे आपको सिंगल टिक नजर आए या डबल टिक नजर आए, आपको क्या करना है? सर शेड करना है, शेड। और तो यहाँ पे आपका आंसर तभी आ रहा है ऐसे। ठीक है, जी सर। ओके, सर आगे अगर चलते हैं। यूनियन ना होता तो? यूनियन यहाँ होता तो इंटरसेक्शन दिया होता, लेकिन इंटरसेक्शन में ये आंसर फॉर्म ही नहीं होता, तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ डबल टिक को शेड करते हैं। ठीक है। One morning, 50 people visit library. 35 of them borrow a book. 12 of them use a computer. 8 of them do not borrow a book and do not use a computer. Using Venn diagram or otherwise, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भी करना चाहे तो कर सकता है, वैसे प्रेफर्ड है Venn diagram बना लेना. Find the number of people who use a computer but do not borrow a book. अब अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, अच्छा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मुझे ये बताओ, ये समझ में आता है कि 35 ऑफ देम बोरो अ बुक लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है उन्होंने सिर्फ बोरोइंग करी हो, क्या पता उन्होंने कंप्यूटर भी यूज कर लिया हो उनमें से कुछ लोगों ने। ये बात समझ में आती है? जी ठीक है, गुड। एक वेन डायग्राम के लिए बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं बुक्स एंड कंप्यूटर वाले। तो पहले बी लिख देते हैं, बुक्स एंड देन कंप्यूटर। तो ये लो बुक्स एंड ये रहा कंप्यूटर। तो मुझे नहीं पता कि आउट ऑफ 35 कितने लोगों ने कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया है, और मुझे ये नहीं पता कि दोनों में कॉमन क्या है। बेसिकली हमें, हाँ हमें कॉमन नहीं पता, तो हम कॉमन की जगह ये लिख सकते हैं एक्स। यस और नो?
सर ये दोबारा बताएं। देखो मुझे कॉमन तो नहीं पता ना, दोनों ने, इन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ ना कि लेट्स से बोला हो 5 पीपल यूज बुक एंड बोथ बुक एंड कंप्यूटर, ये तो नहीं बोला ना, हमें तो नहीं पता कि कॉमन कितने हैं। हमने कॉमन के लिए तभी एक्स लगा दिया, जहाँ इंटरसेक्शन है वहां एक्स लगा दिया। ये समझ में आई बात? जी। सही है। अब मुझे सिर्फ ओनली बुक वाले चाहिए, तो मैं 35 माइनस एक्स कर दूंगा, ओनली बुक्स वाले। आउट ऑफ 35 वी Yes, डोंट sir. नो हाउ मेनी आर कॉमन। जी, जी सर। कुछ कह रहा था कोई, कोई भी, किसी को भी कोई सवाल है तो पूछ लो, अभी पूछ लो। नो सर। ओके। इसी तरीके से मुझे पता है 12 यूज अ कंप्यूटर, लेकिन उनमें से हो भी सकता है कुछ लोगों ने क्या किया हो, बुक यूज की हो, बोरो की हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस एक्स। अच्छा, बाहर इन्होंने बता दिया 8 आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लाइब्रेरी गए थे। अब अगर अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या कर लोगे, किसके बराबर कर लोगे, 50 के बराबर। तो 35 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 50। टोटल 50 पीपल है। माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, ये हो गया 35 प्लस 12 विच इज 47 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स सॉरी 50। 47 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स इक्वल्स 50। रीअरेंज करेंगे हो जाएगा 55 माइनस 50 इक्वल्स एक्स, एक्स इक्वल्स टू 5। तो कॉमन पता चल गया हम लोगों के 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स भी इस्तेमाल की हैं और कंप्यूटर भी इस्तेमाल किया और बुक्स भी बोरो की हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग ए वेन डायग्राम और अदरवाइज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज कंप्यूटर बट डू नॉट बोरो अ बुक। कंप्यूटर इस्तेमाल किया हो लेकिन बुक्स, मतलब ये इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ओनली ओनली कंप्यूटर वाले की बात कर रहे हैं। हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई है, हम क्या करेंगे 12 माइनस 5 कर देंगे। देयर आर 7 पीपल्स हु ओनली यूज्ड। डन। यस सर। ओके गुड, आगे चलते हैं। सर नहीं, लेकिन वेन हमने दो वेन आंसर्स क्यों डायग्राम, हाँ निकाले बोलो फिर बोलो, इसके? सर क्या एक कह रहे 5 हो? भी निकाला और 7 भी निकाला। 5 भी निकाला 7 भी निकाला, आंसर क्या होगा ये कह रहे हो? जी। 5 तो देखो हमने वो निकाला है कि इन दोनों में जो कंप्यूटर और बुक दोनों यूज कर रहे हैं उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं, हाँ मतलब हमने तो वो निकाला है कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो दोनों काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमें क्या ओके कह सर, रहा था, समझ क्वेश्चन गया, कह वो रहा है फिर कि वो 12 बता माइनस दो 5 कि जो करना था। सिर्फ कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जी, समझ गया, वो 12 माइनस 5 करना था उसका। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। इन द वेन डायग्राम शेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय सर ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी बोलो। ऊपर एक मिनट करें, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। सर जो हमने यहाँ पे प्लस एक्स लिखा है, ये कैसे समझ नहीं आता मुझे। मैंने सबको ऐड किया ना, 35 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 50। सही है, सही है, सही। चलो, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों के बीच का कॉमन ये रहा। ऐसी शेडिंग आ जाए तो क्या ही बात है, इतनी आसान। चलो, दिस वेन डायग्राम shows the information about the number of students who study English, Spanish and German। यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड जर्मन बट नॉट स्पेनिश। स्पेनिश हटा दो, बाकी इंग्लिश एंड जर्मन किन किन ने पढ़ी है? 5। इंग्लिश, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा है, स्पेनिश को हटा के। एक मिनट भी नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, वो तो ओनली वाले। 5 आंसर है इसका, 5 आंसर है, ठीक है। फाइंड एन जी यूनियन एस नॉट। जी यूनियन एस के बाहर कौन कौन आ जाएंगे, जी और एस के बाहर वाले, जी यूनियन एस के बाहर वाले 11 और 4, 15 लोग ऐसे हैं। आई बात समझ में? सर दोबारा बता दें। देखो, जी यूनियन एस नॉट का मतलब बताओ क्या होता है? सर जो जी अंदर वाले यूनियन हैं। एस का मतलब क्या होता है? जी यूनियन एस का मतलब क्या होता है? ऑल सर द एलिमेंट्स या और द मेंबर्स दैट आर इन सेट जी एंड सेट एस, यही होता है इसका मतलब।
यस। अब इन्होंने नॉट लगा के दिया हुआ है या कॉम्प्लीमेंट लगा के दिया हुआ है, मतलब इसके बाहर, मतलब जी और एस वालों को हटा के उनके बाहर कितने हैं ये पूछ रहे हैं वो। आप समझ में आई बात? जी सर। तो 15 आंसर है हमारा। सेट है। यस सर। चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पी बताया हुआ है ए ई आई, क्यू बताया हुआ है एफ जी एच आई जे, और आर बताया हुआ है सी डी ई एफ जी। बोल रहे हैं फाइंड पी यूनियन क्यू। पी यूनियन पी यूनियन क्यू बोल रहे हैं, मतलब पी और क्यू के एलिमेंट्स बता दो वो कौन कौन से हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मैं बोलूंगा ए ई एफ जी एच आई एंड जे। आई दो दफा रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा लिखेंगे, ये याद रखना क्योंकि वो कॉमन है। सही है। जी सर। ओके, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड फाइंड पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। अब अक्सर ये देखो एक एक मार्क के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा तंग करते हैं, तो आप लोग एक वेन डायग्राम बना सकते हो साइड पे, और उस वेन डायग्राम की मदद से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं लोग। और एन लिखा हुआ है तो हमें नंबर बताने हैं मतलब कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं। हमें अल्फाबेट्स लिस्ट डाउन नहीं करने, हमें अल्फाबेट्स बताने हैं कि कितने हैं। चलो अब बनाते हैं जल्दी से। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। चलो फिल नहीं करो, बस आप वो रीजन पता कर लो कि वो किस रीजन की बात की जा रही है। पी नॉट यू इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, पहले ब्रैकेट को देखते हैं तो क्यू यूनियन आर पे टिक लगा दो। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। एनी प्रॉब्लम? नो। नो सर। अब पी नॉट लिखा हुआ है, मतलब पी के बाहर वाले, मतलब ये हिस्सा आ गया और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट आ गया। ठीक है। अब इसके मुताबिक हमारी शेडिंग जो है वो डबल टिक पे करेंगे, क्योंकि डबल टिक पे क्यों करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ डबल टिक पे शेड होगा। मतलब ये रीजन के जो भी एलिमेंट्स है ना वो काउंट करके बता दो, वो ये कहना चाह रहे हैं आपको। तो इसको आसानी से समझना है ना अगर, तो पी के जो भी एलिमेंट्स है ना वो इग्नोर करके बाकी सारे एलिमेंट्स इनको बता दो। पी के जो भी एलिमेंट्स थे उनको इग्नोर करो, बाकी सारे एलिमेंट्स बता दो। भले वो किसी और में भी आ रहे हो, बस वो खास खुसूसी तौर पे पी के एलिमेंट्स है तो उनको हटा दो। अब पी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए ई आई को हटा दो, बाकी सारे लिस्ट डाउन कर दो। अब कुछ समझ में आया? Yes. किसी को सवाल है तो पूछ लो, हेजिटेट नहीं करना। सॉरी, काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर होगा इसका। एफ एफ ए ई आई मैंने ए ई आई 1 2 3 4 5 6 7, 6 आ रहा है ना, मैं वही देख रहा हूँ, मैंने अभी भी देखा। अगर मैं ए ई आई हटा रहा हूँ ऊपर से, ए ई और आई, 3 यहाँ से, नहीं 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 नहीं, नहीं। 7 क्यों आ रहा है फिर? पी नॉट इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर और पी नॉट इंटरसेक्शन। रुको, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। फिर कौन से पार्ट्स हैं? क्यू के बाहर वाला, पी के बाहर वाला, ये बाहर वाला, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट। ये जो होंगे हिस्सा, इस पे हमारे पास शेडिंग आएगी, डबल इंटरसेक्शन है तो सही है। क्यू के पार्ट्स आएंगे। अच्छा, वो कॉमन वाले हो तो एक दफा ही काउंट करेंगे ना। मुझे बताओ क्यू और आर में भी कुछ कॉमन है? चेक करो, क्यू आर में कुछ कॉमन है? एफ कॉमन।
एफ कॉमन है तो एफ को एक ही दफा लिया जाएगा। अब देखते हैं, और ई तो हम लेंगे नहीं, ई क्यों नहीं लेंगे, वो ए में आ रहा है, और आई भी नहीं लेंगे हम लोग। अब देखो कितने हैं, 7 ही है सर। ये भी 7 है, ये क्या चक्कर है। अगर हम वेन डायग्राम बनाते भी हैं और वेन डायग्राम में अगर सारे फिल इन भी करते हैं तो भी देख लेते हैं, कोई मसला थोड़ी है। ए किसी में कॉमन नहीं है, ई कॉमन है आई के साथ। भाई यार बनाना नहीं चाहिए एक मार्क के लिए, हम क्या चीज मिस आउट हो रही है। आप लोग भी चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ, कोई चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। शेडिंग तो बिल्कुल सही है, शेडिंग वहीं पे होगी क्यू और आर के पार्ट पे। आई नहीं लिया जाएगा, आई आई नहीं ले रहे, ई भी नहीं ले रहे। अब देखो, और ए तो आ ही नहीं रहा है कॉमन में, और एफ को एक ही दफा काउंट करेंगे। सर 6 8। जी को भी एक दफा काउंट करेंगे ना। अच्छा हाँ, जी को भी तो एक ही दफा काउंट करेंगे, ठीक है, सही है सही है सही है। कौन कौन से आ गए फिर, कौन कौन से आ गए अभी काउंट करते हैं। बी नहीं है, बी है, बी को काउंट करेंगे दोनों में, नहीं हाँ दोनों में बी, बी तो है ही नहीं, बी तो आउट है, बी दोनों में नहीं है। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने पहले पहले वाला आसान तरीका है, मैंने उसमें सिर्फ बी को काउंट कर लिया था। देखो इन इन दोनों एलिमेंट्स में, इन दोनों के एलिमेंट्स में वो एलिमेंट लेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स ले लेंगे और वो एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे जो पी में आ रहे हैं, बस ये करना था हम लोगों का काम। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। देखो क्यू के अंदर अगर हमारे पास ए ई आई और आ रहा होगा तो उसको हटा दो, तो आई आ रहा है हटा दो, और आर में से भी हमारे पास कोई ऐसा आ रहा हो जो पी में आ रहा हो तो वो ई है, उसको हटा दो। अब बाकी काउंट करके दे दो इनको, जो कॉमन है उनको एक ही दफा काउंट करेंगे। तो ये आ गया आपका एफ एक ही दफा काउंट किया है, जी एक ही दफा काउंट किया है, एच जे सी और डी आ रहे हैं 6। सही है जी। सही है सही है ठीक है। इसका आंसर है, नीचे वाले का आंसर है ये 6। ऊपर वाले का आंसर मैंने मिटा दिया। 6 आंसर लिखना, इनको लिस्ट डाउन नहीं करना, वैसे तो लिस्ट डाउन अपनी आसानी के लिए लिस्ट डाउन कर लो, लेकिन फाइनल आंसर में जो ब्रैकेट जो जगह दी हुई होती है ना आंसर कॉलम में, वहां पे अपना आंसर लिखना। अच्छा ऊपर वाले का क्या आंसर था, मैंने ऊपर वाले का भी मिटा दिया गलती से। उसका था ए ई एफ जी एच और आई और जे था। आगे यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड सबसेट, इसी तरीके की अभी हमने शेडिंग की थी, आसान है ये वाली। ए और सी का इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, और बी पे कोई भी शेडिंग नहीं है तो बी नॉट आएगा, और बाहर क्योंकि शेडिंग नहीं है तो आप इंटरसेक्शन लगाओगे। ये रहा आंसर, किसी को समझना ही है, रिपीटेड है ये, ऊपर हमने किया है ऐसी शेडिंग, अगर समझनी है तो बताओ। अगर इसी के साथ साथ हाँ, अगर अगर कहीं बाहर शेडिंग नजर आ जाए ना आपको, फातिमा अगर बाहर नजर आ रही हो तो आप खुद ही समझ जाना कि जो मेन मेन वाला लगेगा वो यूनियन लगेगा, जो ब्रैकेट के बाहर वाला होता है ना वो यूनियन में आ रहा होगा। वो अगर आता है क्वेश्चन तो मैं ऐसा दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ इसमें फाइल में, देखता हूँ मैं कैमरेज पेपर्स वाली फाइल में। जब तक आप लोग एक काम करो, ये वाला ट्राई करो कुछ, ये वाला, इसमें देखो सबसेट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये वाला आप लोग ट्राई करो। हाँ हाँ, नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा, बहुत रेयर आते हैं ऐसे, ज्यादातर इंटरसेक्शन वाले ही आंसर्स आएंगे।
इसमें तो नहीं है कैम्ब्रिज पेपर की वेबसाइट में। अच्छा आप लोग ये ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी मेन है, पार्ट ए तो हो जाएगा। रीजन रिप्रेजेंटेड बाय पी इंटरसेक्शन क्यू नॉट, क्यू नॉट आ रहा है, पी इंटरसेक्शन क्यू नॉट, क्यू पे शेड नहीं होगा, फिर क्यू के आउटसाइड शेड होगा और पी पे शेड होगा। क्यू के आउटसाइड एक टिक लगेगा यहाँ पे, क्यू नॉट है इसलिए, और बाहर टिक लगेगा, और पी के पार्ट्स पे टिक लगेगा। तो पी का पार्ट ये है, पी का पार्ट ये भी है, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन है तो डबल, इस पे ये आंसर होगा इसका। यस आप लोगों ने किया ये चीज, रिपीट कर देते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर मैं टिक मेथड से ही समझाऊं, वैसे बगैर टिक के भी हो सकता है ये, क्योंकि इसमें ऑब्वियस है थोड़ा सा कि इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब है बाहर शेड नहीं होगा, और क्यू नॉट है तो उसका मतलब क्यू पे शेड नहीं होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं फिर टिक मेथड से भी समझा देता हूँ। ये आंसर है वैसे इसका, अब जरा समझो। देखो क्या क्या बोला हुआ है, पी बोला हुआ है, तो पी के पार्ट्स पे टिक कर लो। पी के पार्ट ये रहा, एक ये भी पी का पार्ट ही कहलाएगा क्योंकि पी के अंदर है ये, तो ये रहा। उसके बाद बोला हुआ है क्यू नॉट, मतलब क्यू के आउटसाइड, क्यू के आउटसाइड एक ये पार्ट है, क्यू के आउटसाइड एक ये पार्ट है। अब आपका है इंटरसेक्शन, तो सिर्फ डबल टिक वाले को शेड करेंगे तभी हमारा सिर्फ यहाँ शेड हो। सही है। चलो, अ क्लब हैज 32 मेंबर्स, 14 ऑफ मेंबर्स आर फीमेल। अच्छा ये मैं आप लोगों में से भी इसी से पूछता हूँ अभी, रेडी रहना। A club has 32 members, 14 of the members are female and 18 of the members are male. 14 members female हैं, 18 members जो हैं वो, अच्छा इसमें इसमें कॉमन यूं नहीं हो सकता कि, बल्कि क्या दिया हुआ है, हाँ सही है ठीक है, नहीं कुछ नहीं मैं कुछ और सोचने लग गया था सर हेयर का इसमें। मैं दिया हुआ है यहाँ हाँ पे। हेयर आप मेल और फीमेल की एवरेज छोड़ दें, हेयर दिया हुआ है। फिर ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा था वो बोल रहे हैं कि मेल और फीमेल का कॉमन कौन है भाई। वो तो खतरनाक हो जाता है ये। उसको हम फिर सपोर्ट नहीं करते और फिर हम जो है वो इस क्वेश्चन को काट के आगे चले जाते हैं। खैर बहरहाल जो है क्या लिखा हुआ है, 5 ऑफ द फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर, ठीक है, फीमेल है उनके ब्लैक हेयर्स हैं, एंड 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर, ठीक है सही है। क्या कह रही हो? अच्छा क्योंकि फीमेल आपके पास वो है, टोटल कितनी है फीमेल्स आप लोगों के पास, 14 है, तो अब 9 क्यों लिखेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ब्लैक हेयर वाले कॉमन पीपल कौन कौन है। कह रहे 5 फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर एंड 6 मेल्स हैव ब्लैक हेयर, तो इन दोनों में मतलब ऐसे हों कि कॉमन निकालने, भले वो मेल हो या फीमेल हो, हमें वो नहीं देखना, हमें कॉमन वाले देखने हैं। तो टोटल कॉमन कितने, 5 कॉमन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अगर आउट ऑफ 5 हमारे पास जो है 14, आउट ऑफ 14 हमारे पास 5 जो है वो हमारे कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे 9 आ जाएंगी। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 + 5 14, तो टोटल 14 फीमेल्स हैं। इसी तरीके से जो ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 कैन बी आइदर मेल और फीमेल। देखो ये 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल, ये समझो पहले बात। सो इफ यू आर टेकिंग इट विद फीमेल तो ये फीमेल आ गया और 9 आ गया, 14 होगा टोटल। बट इफ यू आर कंसिडरिंग इट विद द, क्या नाम है, नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ पे मेल और फीमेल थोड़ी है, यहाँ पे मेल और, यहाँ पे फीमेल और ब्लैक हेयर्स हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन ये। हमें ये देखना है कि जो फीमेल भी हो और उनके ब्लैक हेयर भी हो, उनके कॉमन में 5 आ जाएंगे, ठीक है तभी यहाँ 5 आ रहा था, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात फातिमा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि टोटल देयर आर 14 फीमेल्स, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अच्छा वेन डायग्राम ऐसी ही फिल होगी। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्लैक हेयर्स वाले कितने हैं, तो टोटल ब्लैक हेयर वाले हैं कितने, टोटल ब्लैक हेयर वाले 11 लोग हैं, ये रहे 11 पीपल हैं जिनके ब्लैक हेयर्स हैं, जिनमें से हमने 5 डाल दिए हैं जो जो फीमेल्स भी हैं, तो मेल्स यहाँ पे आ जाएंगे 6। अभी कुछ समझ में आ रहा है?
हम्म, हमने ये नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ना जरूरी था, मैंने भी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैंने नहीं पढ़ा कि एलिमेंट्स मेंबर ऑफ द क्लब है, एफ फीमेल है एंड बी जो है मेंबर्स विद ब्लैक हेयर है। मैं बॉयज समझ रहा था। ई में अभी 30। यहाँ तक जो मैंने जितनी फिलिंग फिल्म किया है शेड वेन डायग्राम, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी सर। सर ये आगे। फीमेल में 9 क्यों आया है? क्योंकि टोटल फीमेल्स 14 है ना। अब वो वाली फीमेल होंगी 9 जो कि जिनके ब्लैक हेयर नहीं होंगे, तभी कॉमन में नहीं डाला है, वो ओनली फीमेल है। समझ गया सर। क्या चीज? 14 - 5 है, हाँ बिल्कुल, ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल फीमेल अगर 14 है तो उनमें से 5 हटा दी तो 9 बची जो जिनके हेयर्स डिफरेंट कलर के होंगे, ब्लैक नहीं होंगे। सही है। अच्छा, और 6 मैंने यहाँ पे इस सेट के अंदर मैंने यहाँ 6 इसलिए लिखा है क्योंकि 6 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि मेल हैं, तो फीमेल वाले पोर्शन में मैं उनको डाल नहीं सकता, और क्योंकि वो हमने सिर्फ ओनली ब्लैक में डाल दिया, मतलब ओनली ब्लैक एंड मेल्स में डाल दिया। समझ रहे हो? जी अब सर। मेल का कोई सेट नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने ओनली ब्लैक में डाल दिया बिकॉज दे आर नॉट फीमेल। ऑफ कोर्स, समझ में आई बात? यस। लास्ट में रह जाएंगे कि अगर हमारे पास टोटल 32 मेंबर्स है तो लास्ट में जरूर चेक किया करो कि कोई बाहर आने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इसके अंदर जो मेल भी हो, जो मेल हो और उनके ब्लैक हेयर ना हो, क्या पता ब्लॉन्ड मेल्स हो, तो वो कहाँ आएंगे? बाहर आएंगे, क्योंकि उनका सेट ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 + 5 14, 14 + 6 20, 12 आंसर है। ठीक है। अगर ये पूछ रहे थे कि ये जो हमारे पास आउटसाइड में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे मेल विद डिफरेंट कलर हेयर। उसमें फीमेल का तस्वीर ही नहीं होगा, फीमेल का सेट बनाया हुआ है अलग से। आगे चलते हैं। 40 स्टूडेंट, कितने क्वेश्चन हैं क्वेश्चन अभी? 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज, आर्ट, डांसिंग, गार्डनिंग। ठीक है। 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटीज, बहुत आसान है, उसके लिए हम लोग इजीली 5 बाहर लिख सकते हैं। 12 डू आर्ट्स ओनली, ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को पता है ओनली आर्ट्स वाला कॉलम ये होगा। 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, अगेन आई थिंक ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या कह रहे हैं? डांसिंग एंड गार्डनिंग किया उन्होंने लेकिन आर्ट नहीं किया, तो ये वाला पार्ट है। 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज, अगेन वेरी इजी पार्ट, ये रहा 1, सब में आ जाएंगे। तो इन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी वो आसान वाली दी हुई थी, तो हमने फिल कर दिया। एनी प्रॉब्लम? देख लो। हेलो। सर ये दोबारा करवाते हैं एक दफ़ा। दोबारा करा देते हैं। देखो टोटल 40 मेंबर्स हैं, उनमें से इन्होंने 4 हमें पॉइंट्स दे दिए। 4 पॉइंट्स में है, सबसे पहले उन्होंने कहा 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटीज, हमने बेचारे 5 को अलग कर दिया बिल्कुल, ये किसी भी सेट में नहीं डाला इनको। फिर इन्होंने कहा कि 12 डू आर्ट्स ओनली, आर्ट्स ओनली वाला सेट कौन सा होगा? ये होगा आर्ट्स ओनली वाला पार्ट, तो मैंने यहाँ 12 डाल दिया। क्यों आर्ट्स ओनली है? क्योंकि बाकियों से ओवरलैप नहीं कराना है इसको। उसके बाद हम लोगों को बोला हुआ है कि 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज, ऑल 3 एक्टिविटीज का ओवरलैप कौन सा है? ये वाला है, कॉमन ये है, इंटरसेक्शन ये है। उसके बाद कहा है 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट्स, नॉट आर्ट्स, तो ये हमारा जो पार्ट सिर्फ होगा ये क्या है? ये कॉमन है फॉर डांसिंग एंड गार्डनिंग, लेकिन इसमें आर्ट्स का नहीं आ रहा, देखो आर्ट नॉट है। ठीक है, जी सर। इस तरह फिल कर दी, फिल करके देनी थी, ये पहला काम हो गया। अब देखते हैं पार्ट बी में। अभी देखो स्टिल एक प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड मेंशन नहीं है, और लेकिन हमें ये पता है 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं अभी हम निकाल नहीं सकते इनको। ओके, समझते हैं अब। ऑन द वेन डायग्राम द रेशियो एक्स वाई जेड इज 1:2 1:2:3। अच्छा, सही है। एक्स वाई जेड के रेशियोज गिवन है। अच्छा, अगर हम ये करें कि एक्स रेशो का 1 है तो 1x हो जाएगा, और 2 रेशो दिया हुआ है वाई का, तो 2 of x बोल सकता हूँ इसको, 2x, और 3 वाले को मैं बोल सकता हूँ 3x। पहले ये समझो। यस। सही है, x वाले अगर 1 रेशो के हैं तो y वाले डबल ऑफ x है क्योंकि 2 रेशो है, और z वाले ट्रिपल ऑफ x है तो 3x है। ये बात समझ में आई?
जी सर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्स वाई एंड जेड। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो वाई क्या है, डबल द एक्स है, और जेड क्या है, ट्रिपल द एक्स है। हम लोग एक काम करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। ये हो जाएगा आप लोग के पास 12 प्लस एक्स प्लस, सबको ऐड कर दो, 12 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x, वाई नहीं लिखना, आप 2x लिख लेना, और प्लस 4, और z नहीं लिखना, 3x लिख देना, तो प्लस 3x और प्लस 5, ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे 40 के। यहाँ पे क्लियर है? यस सबको ऐड कर दिया, बस मैंने y और z की जगह 2x और 3x लिख दिया। ये हो जाएगा आप लोग के पास, पहले कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लो, 13 13 एंड 9, 12 4 16 17 17 एंड 5 कितना हो जाएगा, 22। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है x प्लस 3x प्लस 6x हो जाएगा जी 40। 6x इक्वल्स 40 माइनस 22, 6x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 3। अब देखो x तो हमें पता चल गया, x का आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 3। y कैसे पता चलेगा, y डबल ऑफ x था तो y विल बी 6, एंड z ट्रिपल ऑफ x था तो z विल बी 9। आ गई बात समझ में? यस ये तो देखो रेशो के साथ कनेक्ट होके आ गया क्वेश्चन ये वाला। आगे चलते हैं। वन सबसेट इन अ वेन डायग्राम। अब देखो सबसेट का मतलब ये है कि सेट का टुकड़ा, जरूरी नहीं है सबसेट का मतलब वो हो कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट बैठा हुआ हो। सेट, सबसेट का मतलब होता है सेट का ही टुकड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पार्ट जो ओनली वाला अक्सर पार्ट होता है तो मैं इसको सबसेट बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा सेट नहीं है, एक सबसेट है। चलो, वन सबसेट इन अ वेन डायग्राम इन पार्ट ए हैज नो स्टूडेंट्स, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सबसेट। कोई ऐसा सबसेट सबसेट नजर आया जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है? बताओ। सर ए और जी के बीच वाले में 0 है। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हो ए और जी का इंटरसेक्शन, ऐसे ही बोल रहे हो? जी सर। बट डी कॉम्प्लीमेंट होगा, डी नॉट होगा, ऐसा ही है। तो देखो इसमें कैसे समझाओगे, आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन जी और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन डी नॉट। सर जी हाँ आंसर आपका। जी सर यहाँ पे तो जी जी एक का जी। सबसेट लिखा है, कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है ना, वन सबसेट इन दी वेन डायग्राम इन पार्ट ए। इन पार्ट ए ना, पार्ट ए ये रहा ना लड़के, पार्ट ए। ओके ओके, तुम ए वाला सबसेट समझ रहे हो शायद। हाँ मैं वो समझ रहा था। जी। अच्छा, लास्ट में रह गया है नंबर्स बताने, डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए के। अच्छा, ए नॉट नहीं है, इंटरसेक्शन ए है। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर अपनी अलग से वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व करें तो किया जा सकता है। अलग से वेन डायग्राम बना लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। चलो अलग से बना लेते हैं, ए ये रहा। इस पे भी करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर रहे होते हैं, आप लोग अलग से भी बना सकते हो, तो ये आपका अलग से आ जाएगा। ए, डी और जी। पार्ट डी में करा रहा हूं, गौर से सुनो। इसमें कहा हुआ है, पहले ब्रैकेट को अगर आप लोग देखोगे तो डी यूनियन जी बोला हुआ है। डी यूनियन जी का मतलब है इस पे टिक लगाओगे, इस पे लगाओगे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, डी यूनियन जी के अकॉर्डिंग। फिर बोला हुआ है ए के पार्ट्स, तो ए के पार्ट पे टिक लगाओ, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। और अब क्या लिखा हुआ है, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे हम लोग, सिर्फ ये वाला पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग लेंगे यहाँ का 3, यहाँ का 1 और यहाँ का 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा फाइनल? 4। आई बात समझ में? जी सर। यस फातिमा, अरीब, उजैफा। जी सर आगे। उजैफा जी सर क्लास आगे। में? ओके गुड। दो क्वेश्चंस रह गए। 1 2 3 1 till 12 आपके पास एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट्स के।
फिर उसके बाद x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, इनके कॉमन्स बता दो। ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कॉमन्स बताने हैं हम लोगों को। कॉमन में 5 आ रहा है, और कोई कॉमन है? 3 भी कॉमन है, और 2 भी कॉमन है, और कोई कॉमन है? नहीं। तो 2,3,5 आंसर होगा हमारा पार्ट 1 का। अच्छा, अब कह रहे हैं नंबर k इज चूजन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर से, देखो प्रोबेबिलिटी आ गया इसमें, पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर में से एक कोई नंबर चूज किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू x यूनियन y। आई बात समझ में? यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ क्या कह रही हो फातिमा? दोबारा समझाता हूँ। देखो वो कह रहे हैं कि एक नंबर हमने चूज किया फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द एलिमेंट्स। इन जो पूरे जो एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, इसमें से कोई एक नंबर चूज करना है। अब उन्होंने एक कंडीशन डाली है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर जो है वो इट डज नॉट बिलोंग टू एक्स यूनियन वाई। मतलब वो एक्स यूनियन वाई नहीं हो, एक्स यूनियन वाई के अलावा हो। आई बात समझ में? एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स के अलावा हो। अभी क्लियर हुआ? क्योंकि डज नॉट बिलोंग, इसका जो मतलब होता है ना, ये जो ई बना हुआ है और डैश बना हुआ है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। तो बोल रहे हैं के डज नॉट बिलोंग टू एक्स यूनियन वाई। सो एक्स यूनियन वाई नहीं होगा, उसके अलावा वाले हमारे एलिमेंट्स होंगे। एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक तरीके से। तो चलो एक्स यूनियन वाई के अलावा वाले देखते हैं कौन से हैं। एक्स वाई को देखो और उनके अलावा वाले देखो कितने हैं और कौन से हैं। बताते रहो मुझे। 1 1 तो वाई में आ रहा है, छोड़ दो फिर उसको। 2 2 एट वाई और एक्स दोनों में आ रहा है। 8 कौन सा 9 आया? 8 8 9 10 आया। और बताओ। 9 10 और 12 भी है, चलो। बस सर और कोई? पक्की बात है? जी। चलो, तो अब हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी आर दे? तो 4 है टोटल, तो आप लोग लिख दोगे 4। और टोटल कितने? 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 12 में तो ऑफकोर्स 12 होंगे, तो 4/12 आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। यस, समझ में आया अलीब? जी सर। ओके गुड। अब्दुल्ला समझ में आया? हुजैफा? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। ऑन द वेन डायग्राम शेड द सेट ए नॉट, सॉरी ए नॉट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी नॉट। बी यूनियन सी नॉट लिखा हुआ है, तो बी यूनियन सी के आउटसाइड का देखते हैं। बी यूनियन सी के आउटसाइड कौन आ रहा है? बी यूनियन सी के आउटसाइड एक ये है और एक ये है। फिर किसको करें? फिर उसके बाद कह रहे हैं ए के पार्ट्स, तो ए के पार्ट ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। उसके बाद क्या करें? उसके बाद इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा। ये हमारी शेडिंग होगी, बाकी हम फिर टिक्स को मिटा देंगे। ये आपका आंसर है प्रॉपर इसका। सर इसका पार्ट 1 सॉल्व नहीं करा? पार्ट 2 सॉल्व किए ना, पार्ट 2 का तो ये आंसर था वो। नहीं 1 पार्ट, फाइन ये। देखो पार्ट 1 का आंसर ये रहा, पार्ट 2 का आंसर ये रहा। मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया। नहीं, पार्ट 1 का मैंने, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। पार्ट 1 का आंसर मैंने किया तो था। 2 था, 3, 2 था, 3 था और 5 था इसका आंसर। कॉमन निकालना है ना सिर्फ। राइट। सही, वो मिट गया होगा गलती से। चलो लास्ट में चलते हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। क्या बोला हुआ है? 0 से लेके 6 तक। इन्होंने बोला है पी ये है, ठीक है, और क्यू क्या है? ये है, ठीक है। एलिमेंट्स बताए हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू के मेंबर्स कौन कौन से? 0 और 2। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद आर बिलोंग्स टू, आर इक्वल्स टू, आर का सेट दिया हुआ है, आर के जेड में बोला हुआ है जेड होगा नंबर। जैसे इस तरह एक्स को बोला हुआ था कि एक्स के नंबर्स ये हैं, वाई के नंबर्स ये हैं, तो जेड एक नंबर होगा जिसके नंबर्स निकलेंगे कैसे? आप करोगे 2x + y, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे। वेयर x बिलोंग्स टू p, सब x इज द सबसेट्स, x इज द एलिमेंट्स ऑफ p एंड y इज द एलिमेंट्स ऑफ q। तो लिस्ट डाउन द मेंबर्स ऑफ r। तो हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा? x y डाल डाल के चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग के पास p के एलिमेंट्स हैं 0 1 और 2, और q के एलिमेंट्स हैं आप लोग के पास 0 और 2,
तो ये पूरे कहला रहे हैं आपके एक्स और ये पूरे आपके कहला रहे हैं वाई। इस हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स जीरो लेना पड़ेगा। पहले ऐसे चेक कर लो कि पहले एक्स जीरो ले लो और क्यू भी वाई भी जीरो ले लो, फिर एक्स जीरो लो और वाई टू ले लो। इस तरीके से सारे बनाओ। पहले बनाएंगे किस तरीके से, आपने एक्स की जगह कभी ले लिया जीरो, वाई की जगह आप लोगों ने वाई की जगह भी जीरो ले लिया, तो आंसर ही क्या आया, जीरो। अब ये मैं z बना रहा हूँ, z की इक्वेशन है, तो ये z का पहला आंसर आ गया। एक और z का आंसर करते हैं। अब x को ले लेते हैं जीरो लेकिन y को लेते हैं टू, ये हो जाएगा आपका टू आंसर। उसके बाद z की यही इक्वेशन यूज करेंगे। अब जीरो के सारे हो गए, अब आप वन पे आ जाओ। अब आप x1 लो और y जीरो ले लो, क्या आंसर आ रहा है, टू आ रहा है अगेन। उसके बाद क्या करोगे, अब आप लोग x वापस से वन लो और y जो है y अब आप लोग टू ले लो, क्या आंसर आ रहा है, फोर। कुछ बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर। समझाता हूँ। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट कर लो फिर समझाता हूँ। वन वन वाले हो गए। अब आप टू रख के चेक करो, जब एक्स टू है तो वाई जीरो पे देखो क्या आ रहा है, फोर। उसके बाद जब एक्स टू है तो वाई भी टू रख के देखो, आपके पास आ रहा है सिक्स। सो टोटल आर के एलिमेंट्स हो जाएंगे, आर के एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो टू फोर एंड सिक्स। रिपीटेशन को हम लोग नहीं लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि आप लोग के पास जो एलिमेंट है ना पी का, पी के सारे एलिमेंट्स को उन्होंने एक्स बोला हुआ है। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जीरो वन टू। वाई क्यू के एलिमेंट्स को वाई बोला हुआ है और वाई के दिए हुए जीरो और टू। यहां तक बात समझ में आई अपना जैद? क्या मतलब सर, क्यू के एलिमेंट को वाई बुरा हुआ, ये समझ नहीं आया। देखो नेम दिया हुआ है, पी के एलिमेंट्स जीरो वन टू है, इनको एक्स बोला हुआ है, टी एक्स होंगे, सही है। ठीक है। और क्यू के एलिमेंट्स भी बताए हुए हैं, क्यू के एलिमेंट्स है जीरो और टू और उनको भी नाम दिया हुआ है वाई। आप समझ में आया कुछ? यस, इतना आ गया। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आर के एलिमेंट्स आप लोग ऐसे निकालोगे, आर के एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है जेड। पहले ये समझो, जिस तरह हमको एक्स वाई बोला हुआ था, आर के एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है जेड। और वो निकलेंगे कैसे, उसके लिए एक इक्वेशन दे दी है, उन्होंने बोला है टू एक्स प्लस वाई को सॉल्व करो, तो जो आंसर आएगा ना वो आर का एलिमेंट होगा। अब कुछ समझ में आया? यस। अब सॉल्व कैसे करें, अब आप लोग के पास पता है क्या क्या है, आप लोग के पास एक्स और वाई के नंबर्स हैं। आप पहले एक्स का जीरो चूज कर लो और वाई का भी जीरो चूज कर लो, फिर आप एक्स का जीरो चूज करो और वाई का टू चूज करके देख लो कि क्या आंसर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल आंसर जाएंगे आप लोग के पास। सही। और जो सर एक्स फिर एक्स वन रख के देखो और फिर क्यू जीरो रख के देखो, क्यू का जीरो रख के देखो, मतलब वाई जीरो रख के देखो। फिर उसके बाद एक्स वन रखो, वाई टू रखो। आ रही बात समझ में? सर, वो एक्स एलिमेंट पी और वाई एलिमेंट क्यू लिखा हुआ है, उससे ढूंढना है, मतलब वो समझ नहीं आया। हाँ, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स एलिमेंट इस इक्वेशन में एक्स जो है वो आप लोगों के पी के एलिमेंट है जो ऊपर भी लिखा हुआ है, और वाई जो है वो क्यू के एलिमेंट्स है, वो ये कहना चाह रहे हैं आप। सही। सही है। सर तो हम लोगों ने पार्ट कभी बी नहीं करा ना हमने, पार्ट बी। पार्ट बी भूल गया मैं, पार्ट सी कर लिया। पहले पार्ट सी समझ में आया नहीं समझ में आया ये बताओ, किस किस को समझ में नहीं आया पार्ट सी? आंसर ये है ना, हम लोगों ने जब इक्वेशन सॉल्व करी ना तो हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं सारे। अब तो इन आंसर्स में से रेपिटेशन नहीं लोगे, रेपिटेशन को हम लोग एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते, मैंने बताया हुआ है। बस आपके जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपका आंसर है आर का। तो सर, यहाँ पे उन्होंने रेशियो डाल के दिया, वो रेशियो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, ये समझ। रेशो नहीं है वो, देखो मेरी बात सुनो, ये नोटेशन है, ये लिखने का तरीका है। वो ये अगर डॉट लिख के दे रहे हैं ना यहाँ पे डॉट, तो डॉट का मतलब है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे। कॉलन है, सेमी कॉलन कहते हैं, कॉलन कहते हैं इनको, कॉल। कॉलन आएगा। हाँ, इंग्लिश में तो खैर मैं भी वीक हूँ। तो कॉलन है, कॉलन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि x इज जीरो वन टू। कह रहे हैं p के एलिमेंट्स को मैं x बोल रहा हूँ और x जो है वो बेसिकली जीरो वन और टू है। अब समझ में आ रही है बात? यस। इस तरीके से देखो, हम लोगों ने कभी x जीरो लिख के देखा कि y के कौन कौन से हैं नंबर्स, y से y को जीरो रख के देखा, फिर x जीरो रख के y टू रख के देखा कि क्या आंसर आ रहा है। इस तरह सारे आंसर्स निकालने के बाद, सारे पॉसिबल आंसर्स निकालने के बाद जो जो आंसर्स आए वो हमारे एलिमेंट्स बन जाएंगे आर के, जो कि z कहलाएंगे। अब समझ में आई बात? सारे रिस्पॉन्ड करो। यस सर। यस यस। सर। यस फातिमा, नहीं समझ में आया? चलो गुड। अच्छा, फाइंड
पी एन पी नॉट यूनियन क्यू, इसके लिए डायग्राम बना सकते हैं। यूनियन लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली पी के कॉमन वाले और क्यू का सिर्फ छोटा हिस्सा नहीं आएगा, ओनली क्यू नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। मुझे याद हो गई है शेडिंग्स, आप लोगों को भी हो जानी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अभी एक बना के दिखा रहा हूं मैं। तो अगर मैं पी का बताता हूँ और ये क्यू है, तो बेसिकली कौन सा हिस्सा आएगा टिक करके चेक कर सकते हैं टिक मेथड से। तो पहले लिखा हुआ है क्यू, क्यू के पार्ट को टिक कर लो, ये है क्यू का पार्ट और ये क्यू का पार्ट है। उसके बाद कहा हुआ है पी नॉट, तो पी नॉट का मतलब इसके बाहर वाला और ये बाहर वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस। अब आप लोग क्या करोगे, क्योंकि यूनियन लिखा हुआ है तो जहां जहां आप लोगों की जहां के टिक्स है वहां पे आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ओनली क्यू वाले को हटा दो, ओनली पी वाले को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लो, जो आउटसाइड भी आ रहे होंगे उनको भी लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। ओनली पी वाले को हटा दो। ओनली पी वाले कौन से हैं? जो ओनली पी हो। ओनली पी मतलब सिर्फ और सिर्फ पी हो, वो मेरे ख्याल में सिर्फ वन है, चेक करो। हेलो। कैसे पता चल रहा है कि वन है? हाँ, आप ओनली पी वाला देखो, इनमें से सिर्फ ओनली पी वाला कौन सा है? देखो जीरो तो दोनों में आ रहे हैं, टू भी दोनों में आ रहे हैं, ओनली पी वाला कौन सा होगा फिर? हाँ सही, वन है ओनली पी वाला। वन ओनली पी है, तो इनमें से आप वन हटा दो। और आउटसाइड में कौन कौन है पता है? पी और क्यू के आउटसाइड में पता है कौन कौन है? यस, 3 4 5 3 6। है, 4 है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन उनको भी शामिल करोगे अकॉर्डिंग टू शेडिंग, आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली टोटल एलिमेंट्स में से सिर्फ वन ही हटाने हैं, बाकी सारे लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, तो इसका आंसर क्या है? 6 आंसर है। ठीक है। ओके सर। यस अरीब। जी सर, आ गया। ओके, ये 2018 तक के क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, 23 से। काफी है सेट्स एंड वेन डायग्राम, आज सारी एनर्जी उसी में लग गई। मुझे मेंसुरेशंस के भी क्वेश्चंस करवाने थे, ये वाले किस